सचिन की बात करेंगे, क्योंकि वो इंडियंस हैं, ठीक है। तो आप नहीं समझते कि जो इंडियन एक्ट है आपका सेक्शन 124A जो है, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, इसमें ये मुलविस नहीं है। इन्होंने एक इनलीगल औरत को आए हुए इन्होंने पनाह दी है, अपने पास रखा है, ठीक है, और इन्होंने गद्दारी की है अपने मुल्क भारत के साथ। आप समझते हैं कि क्या इनके ऊपर ये सेक्शन पढ़नी चाहिए कि नहीं? और आपने डाली भी होगी मेरे ख्याल से। जी, आवाज क्लियर थोड़ा सा रिपीट कर दें एक बार। सर आपकी आवाज थोड़ी सी रुक रही है। अभी आ रही है आवाज? अभी क्लियर है? जी जी, आप आ रही है जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा क्वेश्चन सुन लिया आपने सर? हाँ, एक बार रिपीट कर दें प्लीज। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो सेक्शन 124A है, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट बनता है ना, तो ये नितरपाल सचिन और उसकी फैमिली के ऊपर ये ऑफेंस नहीं बनता? और अगर बनता है तो आपने फिर किया भी होगा मेरे ख्याल से, क्यों मुल्क के खिलाफ गद्दारी, ये गद्दारी के ऑफेंस में आता है कि नहीं? नहीं, इसमें असल में क्या है कि सबसे बड़ी बात जासूस है, तो फिर जो 173 सीआरपीसी की जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर ऑफिशियल सिगरेट एक्ट की सेक्शन लगेगी और उसके साथ 120A भी फिर इम्पोज होगी। ऑफिशियल सिगरेट एक्ट का होता है कि किसी भी मुल्क में जाकर के उस देश के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति जासूसी करना, उस देश को नुकसान पहुंचाना और उस देश के प्रति वार को छेड़ना। तो वहां पर ऑफिशियल सिगरेट एक्ट में कम से कम 10 साल की सजा है और 120A में भी आगे मेजर सेंटेंसेस हैं, लेकिन 120A वहां इम्पोज होगी जहां पर इस पे अगर ये बात लागू हो जाएगी कि भाई नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 173(2) इस सबसेक्शन 2 के सीआरपीसी के तहत जो रिपोर्ट आ जाएगी, तो मेरी अगली जो प्रोसेसिंग होगी वो ये होगी कि मैं फर्दर इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन कराऊं और इसकी हकीकत को दुनिया के सामने लाऊं। वहां पर जो है 173 के सबसेक्शन 8 सीआरपीसी के तहत सप्लीमेंट चालान जो है, अगर कोई चार्जशीट में कमी रह जाएगी तो वो हम सप्लीमेंट चालान के लिए सरकार को और पुलिस डिपार्टमेंट को लिखेंगे। तो जो कमी रह जाएगी वो हम सप्लीमेंट चालान 173 की सबसेक्शन 8 सीआरपीसी के तहत जो है वो दोबारा से चालान इसका कोर्ट में कमिट किया जाएगा। बट अभी तो कामा फेसाई जो 173 सीआरपीसी की सबसेक्शन 2 के तहत जो चालान आता है वो ही नहीं आया, चार्जशीट ही नहीं आई अभी। तो अभी मैं कुछ टाइम और देख रहा हूँ कि अगर चार्जशीट नहीं फाइल करेंगे तो माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैं अप्रोच करूंगा कि इस केस को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके और हरियाणा में ट्रांसफर कर दिया जाए जहां पर इसकी अरेस्ट हुई थी, और इसका सही मायने में वहीं पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, वहीं पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि ये 3 तारीख 4था महीना 2023 में ये अरेस्ट हुई थी। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो 4 तारीख को दर्ज की गई है, अगले दिन दर्ज की गई है। तो उसके वो ये कहता है जी अच्छा, एक इसमें काइंडली मैं आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मोमिन सर कर रहे हो बात तो अपने माइक जरा ऑफ रखा कर। उसकी वजह ये होती है कि आवाज एक हो जाती है या कुछ है, तो उसके बाद जो है इसके ऊपर ये सेक्शन भी ऐड करती जाएगी। बिल्कुल
कैसी चीज है सरिता दीदी? वो बात भी लोगों की क्लियर हो गई कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे ये मतलब फाइनल हो जाएगा केस या नहीं होगा। तो सर ने वो भी क्लियर कर दिया कि अगर मैं यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, यहाँ पे चार्जशीट किस तरह से आती है, क्या आती है, तो उसके बाद जो है केस वही दर्ज होगा कि ये केस वही ले जाया जाएगा जहाँ से ये लोग अरेस्ट हुए हैं, हरियाणा। तो ये भी क्लियर हो गया है। जितनी भी टेरिटरी का एरिया है वहां पर पहली बार कोई बंदा आइडेंटिफाई होगा सिविल द्वारा, सिविल यानी कि सिविल पीपल द्वारा, जो आम जनता है, सिविल यानी कि सिविल पीपल द्वारा जो आम जनता है उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए, या किसी गवर्नमेंट मुलाजिम द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए, या किसी पुलिस अथॉरिटी द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए। भारत की किसी भी संस्था द्वारा, पुलिस अथॉरिटी द्वारा, एजेंसी द्वारा या आम नागरिक द्वारा अगर ये आइडेंटिफाई पहली बार होगा कि ही और सी इज नॉट द रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड सी और ही इज बिलोंग टू द पाकिस्तान स्टेट और द श्रीलंका और द अदर कंट्री, तो वहां पर सेक्शन 14 1946 इंडियन फॉरेन एक्ट जो है इम्पोज होगा, लागू होगा। तो जिस जगह पर पहली बार बंदा तरीके से भारत में पाया गया, कोई वीजा पासपोर्ट नहीं पाया गया, तो उन हालात में वो पुलिस उसको दूसरे स्टेट में अगर अरेस्ट करके लेके जाए, आपके स्टेट में इस थाने के अंडर आए हैं और ये हमने एफआईआर हमारे यहाँ दर्ज है और इस एफआईआर के मुताबिक हमने फला फला बंदा मुलजिम है जिसको आपके एरिया से हमें अरेस्ट करना है, हम यहाँ आए हैं, लिहाजा हमें इमदाद दी जाए लोकल पुलिस की। तो जो लोकल पुलिस है वहां पर दूसरी स्टेट की पुलिस के साथ और लोकल पुलिस उसके साथ जाएगी और उस बंदे को अरेस्ट कराएगी। अरेस्ट करने के बाद दोबारा वो पुलिस स्टेशन में आएंगे और दोबारा उसके अंदर जो है अपनी आमद करेंगे और लिखेंगे कि हम इस आमद से फला स्टेट की पुलिस आए थे और ये रपट नंबर है, इस रपट नंबर से हम उसको अरेस्ट करने के लिए गए थे, जो कि उसका रवानगी नंबर ये था, इसमें लोकल पुलिस हमारे साथ गई थी, उनके ये नंबर है। अब हमारी रेड कामयाब हो गई है, हम उस मुलजिम को अरेस्ट करके लेके आए हैं और थाने में उसको ला करके हमने जो है वो आमद डाल दी है, इसको हम अरेस्ट कर लिया है। अब उसकी अरेस्ट की इंफॉर्मेशन रोजनामचे के अंदर जो 24 घंटे चलता है पुलिस डिपार्टमेंट का, वहां पर वो दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, उसको जो उस इलाके का सरकारी अस्पताल होता है वहां पर अरेस्ट किए गए इंसान को वहां पर सरकारी अस्पताल में ले जाया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर, जो ड्यूटी का मेडिकल ऑफिसर होता है, उस मेडिकल ऑफिसर को एक एप्लीकेशन, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो एप्लीकेशन देगा और कहेगा कि हमने फला फला व्यक्ति को फला फला एफआईआर में फला फला थाने के सहयोग से फला आपके ज्यूरिडिक्शन से अरेस्ट किया है, जिसकी हमने ये रोजनामचे में रपट लिखी है, लिहाजा किन हालात में हमने इसको अरेस्ट किया है उसी हालात का इसकी फिजिकल पोजीशन क्या है, जिस वक्त हमने इसको अरेस्ट किया उस वक्त इसकी फिजिकल पोजीशन क्या है, इसकी मेंटली पोजीशन क्या है, कहीं इसको कोई चोट तो नहीं लगी हुई, कहीं इसको कोई गोली तो नहीं लगी हुई, कहीं ये घायल तो नहीं है, कहीं ये इसका कोई पार्ट खराब तो नहीं है, ताकि अगर हम इसको यहाँ से लेके जाएं और अपने स्टेट में पेश करें अपने मजिस्ट्रेट के यहाँ, तो कल को ये एलिगेशन ना लगा दे कि ये दूसरे स्टेट से मुझे पुलिस ये अरेस्ट करके ले आई, रास्ते में मुझे मारा, रास्ते में मुझे पीटा और मेरे यहाँ तक के इल्जाम ऐसे भी लग जाते हैं कि मेरे टॉयलेट के रास्ते में इन्होंने मिर्च का इस्तेमाल किया, बर्फ का इस्तेमाल किया, या फिर मुझे उसके अंदर जो है किसी डंडे का इस्तेमाल किया, मेरे सर को पानी में डुबोया, मेरे तलवों को डंडों से पीटा, मुझे उल्टा लटकाया और यहाँ तक भी इल्जाम लग जाते हैं कि मेरे साथ जो है अननेचुरल सेक्स पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने किया। ऐसे एप्लीकेशन लग जाते हैं। उन हालात में उन पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी खुल जाती है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी खुल जाती है और उनको जेल जाना पड़ता है।
तो उस चीज से बचने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको जीनियस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो कानून को जानता है, तो जहां से भी उस इंसान को अरेस्ट करेगा, खासकर दूसरे स्टेट से अगर अरेस्ट करेगा, तो उसके थाने में रपट लिख के फौरन जो है वो हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में जाएगा। जहां पर सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई गांव देहात का इलाका है, कोई जंगल का इलाका है, और वहां पर कोई प्राइवेट डॉक्टर है, तो उस प्राइवेट डॉक्टर को भी, जो एमबीबीएस है, जो डिग्री वाला डॉक्टर है, उसको एप्लीकेशन लिख के और उसमें मजबूरी जाहिर करेगा कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं है, लिहाजा इस इंसान का जो हमने अरेस्ट किया है, इसका जो है मेडिकल किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुकदमे में मुलविस है, और आप इसकी फिजिकल और मेंटल पोजीशन का मेडिकल टेस्ट करें। अगर सरकारी अस्पताल नहीं है, वहां प्राइवेट से कराएंगे, लेकिन जहां सरकारी अस्पताल है, वहां पर मेडिकल ऑफिसर एमओ को एप्लीकेशन लिखित में दी जाएगी, और डॉक्टर जो है उसके ऊपर लिखेगा, ट्रॉमा देसाई उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करके लिखेगा कि ही और सी, अगर महिला है तो सी, अगर आदमी है तो ही इज फिट फॉर स्टेटमेंट और फिट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसका बाकायदा उसका पूरा एक एमएलआर बनेगी, कहाँ चोट लगी हुई है, कौन सा बॉडी का पार्ट ठीक है, कहीं बॉडी पे स्क्रैच भी है ना, तो उसके अंदर मेंशन करेगा कि बॉडी के इस पार्ट में, लेफ्ट में, राइट में, इस हिस्से में, यहाँ पर जो है ये स्क्रैच, ताजा स्क्रैच लगी हुई है, पूरी बॉडी का मुआयना करेगा। बिल्कुल। जब पूरी बॉडी का मुआयना हो जाएगा, वो मेडिकल की रिपोर्ट एमएलआर उसको देगा कि लिखित में राहदारी रिमांड, मतलब जैसे ट्रांजिट वीजा होता है ना, किसी देश से होकर हमें दूसरे देश में जाना है, हम ट्रांजिट वीजा लेते हैं, ऐसे ही जो है वो राहदारी रिमांड लिया जाएगा। सर मेरे ख्याल से फिर दोबारा मेडिकल कराया गया, वो मेडिकल सर आप ना मोमिन सर आप रीज्वाइन कर लें, फिर दोबारा रीज्वाइन कर लें। मोमिन सर दोबारा रीज्वाइन कर लें। रीज्वाइन करने ज्यादा बेटर है, रीज्वाइन कर लें आप, रिज्वाइन कीजिए सर। अपना सरिता दीदी, जो नीचे मैसेज वगैरह आ रहे हैं ना, इनके ऊपर तवज्जो ना दें, हम लोग अपने मुद्दे से हट जाते हैं, हमारे क्वेश्चन जो है ना इधर से उधर होते हैं, ये ऐसे ही आते जाएंगे, इनको छोड़े। वो एक्स्ट्रा टाइम पे जब मोमिन सर बोल रहे हो तब वही बोलेंगे, मतलब कम से कम थोड़ा सा इतना तो शर्म करो कि आप किसके सामने बैठे हुए हो यार, कम से कम वो सीमा के चाटोकार हो तो जाके सीमा के घर में जाके, अभी वो लाइव होगी, वहां जाइए आप लोग। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ सिर्फ आप लोगों को अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, यहाँ पे कोई डांस नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई बॉडी नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे किसी का अंग प्रदर्शन नहीं होगा, यहाँ पे आपको कानूनी बातें सुनने को मिलेंगी, तो आपका बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे रहने का। यहाँ पे वही लोग रहे जिनको कानूनी बातें सुननी है। सीधा जी, तो अब आवाज क्लियर है? जी जी आप क्लियर है। तो मैं ये कह रहा था कि मजिस्ट्रेट साहब उसको फिर जो है राहदारी रिमांड देंगे, ट्रांजिट रिमांड 2 दिन का या 24 घंटे का, तो फिर उसको पकड़ के जो दूसरे स्टेट की पुलिस का जो पुलिस स्टेशन है और उसका जो इलाका मजिस्ट्रेट है, वहां उसको पेश किया जाएगा, और उसके बाद रिमांड 1 दिन का 2 दिन का दिया जाएगा। रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की जाएगी, रिकवरी की जाएगी, फिर उसको दोबारा पेश करके और मजिस्ट्रेट साहब उसको जेल भेज देंगे जब तक चालान नहीं आता। लेकिन सीमा हैदर वाले मामले में क्या हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर बल्लभगढ़ से उसको पकड़ा गया था, उसकी कोई भी सूचना, मैंने 3-4 जो बल्लभगढ़ के पुलिस स्टेशन है वहां पता किया, कोई सूचना वहां पर उसकी नहीं दी गई, ना ही बल्लभगढ़ के अंदर उस सीमा हैदर का कोई मेडिकल कराया गया, ना उन बच्चों का मेडिकल कराया गया, ना उसको बल्लभगढ़ इलाके का जो मजिस्ट्रेट था हरियाणा का, ना उनको वहां पर पेश किया गया। इसीलिए तो ये लोग फंसे में, आप समझो,
ये तो चलो उन्होंने लैप्स कर दिया, तो मैं मेरे ये क्योंकि सीमा हैदर जो ना पाकिस्तान की है, वो मेरे भारत की पुलिस है, तो मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो मेरे भारत की पुलिस है। लोग कहेंगे फिर भाई पाकिस्तानी उसके लिए अपने भारत की पुलिस का ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर मैं एक्शन ले तो सारे सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन मैं अपनी केस को मजबूत जरूर किया है। और इसीलिए जो फरीदाबाद में जो तारीख लगी हुई थी, इसलिए लगी हुई थी ताकि ये चीजें कोर्ट के सामने आती। इस मामले में जो धर्म परिवर्तन किया गया है, इसमें सीमा हैदर को, उसके भाई को और उन तमाम लोगों को मैं जो है जेल के अंदर कराऊंगा जिन्होंने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है। तो ये कानूनी चीजें हैं, ये कानूनी चीजें हर इंसान के समझ में नहीं आती, इन पे देखना पड़ता है, बारीकी से समझना पड़ता है, तब जाकर के उसी हिसाब से कानूनी स्टेप लेने पड़ते हैं। जी अच्छा, जो मेरा सेकंड सवाल था, फयाज भाई भी आ गए, आपने इसी में जवाब मुझे दे